Welcome to Kitab Writing Publication. So today we are having Ramji Tiwari sir. सबसे पहले तो सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपकी बुक हमारी पब्लिकेशन के साथ में पब्लिश हो चुकी है एंड Amazon और भी सभी वेबसाइट्स और एप्स पे लाइव है। तो आपको कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो किताब राइटिंग पब्लिकेशन ने जिस तरह जो है इतनी जल्दी मेरी पुस्तक को प्रकाशित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खासकर दिव्या जी ने जिस तरह से हमारी मदद की, क्योंकि यह मेरी पहली किताब थी, मुझे तो कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था इस बारे में, तो काफी मदद मिली मुझे उनसे। और सारी टीम से बहुत अच्छी किताब प्रकाशित हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को अपनी किताब के बारे में बताइए कि आपकी किताब किस बारे में है और हमारी ऑडियंस को उससे क्या कुछ जानने को मिलेगा। मेरी किताब में मैंने जीव जड़ल मुक्तकों का एक संकलन किया है, जिसमें सामाजिक चिंतन से लेकर भक्ति रचनाएं, भजन, गजल पढ़ने को मिल जाएंगी। और मैंने, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमने हिंदी में ही इसको लिखा। जी। इसमें श्रृंगार, योग, भक्ति, आप तरह की तमाम रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी। और पुस्तक में 105 रचनाएं हैं, जिसमें हर तरह के भाव आप पाठक को पढ़ने को मिलेंगे। अमेजिंग सर। सर आपकी किताब का नाम आपने प्रेम माधुर्य रखा है, तो ये नाम आपको कैसे, आपने इस नाम को कैसे चुना? क्योंकि मेरा श्रृंगार जो है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार पे रचनाएं लिखना। इसलिए मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आखिर क्या नाम है, किताब का क्या नाम है, तो मेरे मन में ये शब्द आया, तो मैंने इसे ही चुना, इसीलिए इसका नाम प्रेम माधुर्य रखा, क्योंकि मैंने इसमें ज्यादातर रचनाएं श्रृंगार से रखी है। और प्रेम माधुर्य मतलब प्रेम का अर्थ ये भी होता है कि भक्ति मतलब ईश्वर से प्रेम, तो इसमें बहुत सारी रचनाएं ईश्वर से जुड़ी हुई है, जो ये दर्शाता है कि भक्त और ईश्वर के प्रेम को, तो इसलिए मैंने इसको प्रेम माधुर्य नाम दिया। अमेजिंग सर। सर जैसे आप बात कर रहे हैं ईश्वर और भक्त के प्रेम की, तो सर आपके लिए ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर मेरे मेरे नजर में ईश्वर मतलब एक आस्था होता है, एक भाव जो हमारे मन में उठता है। जी। ईश्वर कोई भी स्वरूप हो सकता है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, वो निराकार है। हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, जो मन की भावना है, जो अच्छाइयाँ हैं, वही ईश्वर है। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर हमारी कल्पना है कि हम सिर्फ जैसे खुद पे ही विश्वास करना, या एक तरीके से जो हम बोलते हैं कि ईश्वर हमारे ही अंदर, तो असल में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी सोच ही है? ईश्वर कल्पना भी हो सकता है, लेकिन जब हम किसी भी चीज की कल्पना करें या किसी को आस्था रूप में मानते हैं, तो वो हमारे लिए साक्षात वो एक रूप हो जाता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, हम उसको नहीं जानते, हम्म। लेकिन हम अगर उससे कोई रिश्ता रखते हैं, अपना लगाव जोड़ लें उससे, उसको अपना भाई मान लें, तो हम उसको भाई की नजर से ही देखते हैं, तो वो हमारा भाई हो गया। उसी तरीके कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, मैं तो ये मानता हूँ आस्था ही ईश्वर है। अगर हम किसी चीज को ईश्वर मानते हैं, किसी चीज को समझते हैं, तो वो ईश्वर है। एक पत्थर ही है, उसको हम ईश्वर मान के पूछते हैं, तो वो ईश्वर है जी। ओके सर। अम, ठीक है। सर ये बताइए कि आपकी ये लिखने की जर्नी शुरू कैसे हुई? आपने कब लिखना शुरू करा और कैसे ये किताब लिखने के बारे में सोचा? तो नहीं था मेरा, दूर दूर से कोई नाता भी नहीं है साहित्यकारों से। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा लिखने का यही है कि मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है। और चाहे वो जैसे पुराने संगीत हैं, के वीरत संगीत, तो मैं उन्हीं को सुनता था, मुझे सुन सुन के मैं गुनगुनाता भी था। तो थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक था, तो मैं ऐसे ही टूटा फूटा लिखता था।
जी। तो एक लेखक ने मुझे देखा, तो एक लोगों ने मुझसे कहा कि आप लिखते अच्छा है, भाव अच्छे हैं, लेकिन इनको आप मात्राओं में और ऐसे, उन्होंने थोड़ा मेरा मार्गदर्शन किया। तो मैंने फिर लेखों को पढ़ना चालू किया, और वो कैसे लिखते हैं, मात्रा भार कैसे होता है, गजल कैसे क्या होता है, इस तरह पढ़ना। तो लिखने का थोड़ा सा तो शौक था, लेकिन जब थोड़ा कहते हैं ना कोई प्रोत्साहित करता, तो मैं ये मानता हूँ कि मैं दो लोगों का नाम लेना चाहूंगा। एक हरिवंश शुक्ला मौर्य जी हैं प्रतापगढ़ से, और एक राजकिशोर त्रिवेदी जी जो लखनऊ में रहते हैं। इन दो लोगों ने मेरा बहुत सारा मार्गदर्शन किया, जो मतलब हालांकि कोई रहा नहीं, मोबाइल से ही थोड़ा बहुत जानकारियां मिली, फिर मैंने खुद गूगल का सहारा लिया, पढ़ा, फिर लोगों की रचनाएं पढ़ी। ऐसे पढ़ते पढ़ते मैंने लिखना प्रारंभ किया। अभी मुझे 2 से ढाई साल हुए हैं। तो अब ये मेरा एक जैसे एक दिनचर्या हो गई है, मैं जिस दिन कुछ अगर नहीं लिखता हूँ तो मुझे अजीब सा महसूस होता, लगता है कि कुछ अधूरा है। तो ये एक माध्यम भी है, जैसे हम प्राइवेट जॉब करते हैं तो फिर उसके बाद खाली है, रूम पे खाली रहते हैं, उसके बाद जब मैं लेखन से जुड़ा तो मेरे लिए ये टाइम पास का अच्छा माध्यम है। और इससे जो है मैं इसी में लगा रहता हूँ, लोगों की रचनाएं पढ़ना लिखना। तो इस तरह मैंने लिखना शुरू किया। अमेजिंग सर। सर जैसे आपने कहा कि आपके लिखने की शुरुआत संगीत से हुई, म्यूजिक से हुई, तो सर म्यूजिक आपके लिए असल में है क्या? जैसे एक म्यूजिक से जो आपका जुड़ाव है, मैं उसको थोड़ा और समझना चाहती हूँ कि म्यूजिक क्या है। म्यूजिक मतलब जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक में मैं मुझे ज्यादातर पुराने गाने पसंद है। अब पुराने गाने पसंद होने का एक रीजन है कि उसके लिरिक्स, तो जो बोल हैं, वो बोल क्या कहते हैं, जो भाव हैं, जी। मुझे वो भाव अट्रैक्ट करते हैं। मैं संगीत को उन भावों को पकड़ता था, मैं हर चीज उसमें डूब जाता था, किसी भी चीज को पढ़ सुनते सुनते मुझे हर एक चीज में मैं उसको गहन तरीके से सोचने की कोशिश करता था, आखिर ये गीत क्या है, क्या है। तो वो जो भाव उसके हुए हैं, इसलिए मुझे संगीत से प्रेरणा मिली लिखने की, इसके लिरिक्स और भावों को, कि मैं भी अपने अंतर मन के भावों को शब्दों में पिरोकर एक काव्य का रूप देकर लोगों के सामने रख सकता हूँ। क्योंकि ऐसे तो सबके सामने सारी बातें कही नहीं जा सकती, आप बिल्कुल। कहोगे लोग उपहार उड़ाएंगे, लेकिन एक गीत ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी बात सारे समाज में रख सकते हैं। तो अपने किसी फेवरेट गाने के बारे में बताइए कि आपके दो फेवरेट गाने। मेरा मेरा नाम जोकर का एक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। हालांकि गाने के बोल ऐसे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे कि याद में नजरों को पहचान। और दूसरा गाना जैसे भेजा है खत में, फूल में तेरा दिल है प्रीतम मेरे, मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे साथ दिल है, फूल भेजा। तो मैं विरह के गीत भी लिखता हूँ, थोड़ा श्रृंगार के गीत भी लिखता हूँ। तो इन्हीं गीतों से थोड़ा प्रेरणा मिलती है, तो मन के भाव उठते हैं, या कहीं इधर उधर दूसरे के भी, जरूरी नहीं कि मेरे ही भाव हों, जो जिस इधर उधर से कुछ भी मिलता है तो फिर उसको शब्दों में लिखने की कोशिश करता हूँ। अमेजिंग सर, रियली अमेजिंग। आपने बहुत प्यारा गाना सुनाया हमें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जैसे आपने कहा कि आप कुछ कविताएं भी लिखते हैं, तो हमारी ऑडियंस को मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कविताएं लिखना सीखना पसंद है, और वो कहीं पे थोड़े से चूक जाते हैं, तो आप उनके लिए कुछ बताइए, कुछ टिप्स बताइए।
टिप्स यही है कि देखिए, आपको अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप संगीत से अपने आप को जोड़ो। आप जब संगीत को सुनिएगा, उसके भावों को पकड़िएगा, तो आपके अंदर भी वो भाव उत्पन्न होंगे लिखने के। क्योंकि मैं मानता हूँ कि रचना में भाव ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं। फिर आप, जैसे आपको लिखने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप तो फेसबुक है, फेसबुक में बहुत सारे लेखक होते हैं। जिन अच्छे लेखकों की जिनकी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं, उनको आप फॉलो करिए, उनकी रचनाओं को पढ़िए। और कुछ हो सकते हैं कि कुछ लोगों से आप जानकारियां ले सकते हैं। हालांकि जैसे बहुत कम ही लोग देते हैं, मैं ये मानता हूँ कि ये ऐसी चीज है कि यहाँ जो अच्छे लेखक हैं वो नवांकुरों को सिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको सीखना है तो आप गूगल से पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रचनाओं को पढ़िए, अच्छी अच्छी रचनाएं, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। बहुत सारे लेखक हैं जिनकी रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं। और ज्यादा नहीं, गूगल से नहीं तो इंटर की बुक भी आती है जिसमें दोहा, कुंडलिनी और हर चीज लिखने की तरीके बताए जाते हैं। मात्रा भार के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आप मात्रा भार सीखिए, फिर उसके बाद आप मुक्तक से, या मैं मानता हूँ कि दोहों से स्टार्ट करना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते आप गजल और भी सभी लिख सकते हैं। कुछ भी किया जा सकता है, बस मन में ठानना पड़ता है। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच इन टिप्स के लिए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए जीवन का क्या अर्थ जीवन मेरे लिए तो संघर्ष ही रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जीवन संघर्ष है, और संघर्ष से कभी इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। कैसा भी वक्त वक्त हो, इंसान को डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। वक्त अच्छा बुरा जीवन में आता रहता है, लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छा आता है। और हमें उस अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए, और सच्चाई अच्छाई के साथ कर्म पथ पर डटे रहना। जी? अमेजिंग सर। सर, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में कई संघर्ष रहे हैं, तो आपने अपने जीवन से अभी तक क्या कुछ सीखा है? मतलब कोई भी तीन लर्निंग, बिगेस्ट लर्निंग जो आपको लगता है आपके जीवन से आपने सीखी है, जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे? तो जीवन में मैंने दो ही तीन चीजें आप बताता हूँ जो मेरे लिए सबसे अहम रही है। कि सबसे पहले तो मेरे लिए शिक्षा का अभाव रहा। कुछ आर्थिक परिस्थितियां थी। जी। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप शिक्षा को अच्छे से। सर, आप म्यूट पे हैं। और दूसरा ये कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जीवन में सबसे ज्यादा ये है कि आप खुद से ही उम्मीद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति से। क्योंकि आपका लोग मोटिवेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये जो जीवन की लड़ाई है, ये सिर्फ आपको लड़नी बिल्कुल। है। और तीसरा मेरा ये मानना है कि अच्छाई का दामन कभी मत छोड़िए। सच्चाई अच्छाई के साथ अगर आप खड़े हैं, तो जी। वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, एक दिन अच्छा वक्त भी है। इसलिए अच्छाई को हमेशा अपनाएं। ग्रेट सर। यस। सर, आपके जब भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज है जो आपको हमेशा स्ट्रांग बना के रखती है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे बनाने वाला व्यवहार, क्योंकि मैं जब अपने अतीत को याद करता हूँ, तो मुझे वो झलक दिखती है कि मैं 2 साल का था, तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो एक माँ ही थी, मेरे परिवार में कोई और नहीं था, एक माँ ही थी जो खड़ी थी। काफी बड़ा परिवार था। उन्होंने जिस क्षमता के साथ, जिस धैर्य के साथ हम लोगों को
पाला पोसा, तो मैं उनको ही अपनी प्रेरणा मानकर अपने जीवन में जीता। उनके स्ट्रगल को, उनके बताए रास्ते पर ही मैं चलना चाहता हूँ। और हालांकि बहुत सफलता भी इससे हासिल हुई है, क्योंकि एक माँ ही है जो, मैं कहता हूँ कि टीचर एक गुरु होता है जो सबसे महान होता है, लेकिन सबसे पहला गुरु माँ होती है। तो माँ किस पथ पर आपको ले जाना चाहती है, आप उसका अनुसरण करें, आप उस पथ पे चलें, आपको अवश्य काम हासिल होगा। ग्रेट सर, अमेजिंग। तो सर क्या आपकी कुछ वीकनेसेस भी हैं? वीकनेस मेरी यही है कि मैं रात रात भर जगता हूँ जॉब करने के बाद। आठ दस 8-10 बजे मैं 9-10 बजे जॉब जॉब पे जाता हूँ, 9 बजे आता हूँ। फिर उसके बाद हमें खुद ही खाना बनाना होता है, क्योंकि घर से बाहर रहते हैं। और फिर उसके बाद ये एक ऐसा नशा है लिखने का कि मैं अगर इसको लिखता रहूं तो खाना बन के रेडी है खाने के लिए। मैं 2 बज जाता है, 1 बज जाता है, मैं रात भर सोऊं मन नहीं, लेकिन फिर उसके ऐसे ही चला, क्योंकि दुकान में तो वक्त मिलता नहीं। तो मेरी तरफ से यही है कि मुझे सोना, सो नहीं पाता हूँ, मैं सोता बहुत कम हूँ, जो जरूरी भी है। एक जी बिल्कुल। मस्तिष्क के लिए सोना बहुत जरूरी है। जी। ओके। सर जैसे हम देखते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल का जो ट्रेडिशन चल रहा है उसके हिसाब से हम सभी हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। हमारा बस एक ही है कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो ही इंसान ऐसा है कि मतलब उसे ही सब कुछ आता है, हम ये मान के चलते हैं। तो इस तरह के कल्चर या इस तरह के थॉट वाले लोगों के लिए आपके क्या विचार है, आप उनसे क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है कि देखिए, आप दूसरे की संस्कृत भाषा अपना सकते हैं, जी। लेकिन दूसरे की भाषा संस्कृत को अपनाकर आप उन्नत नहीं कर सकते। एक तो कुछ पंक्तियां थी कविता की कि निज निज भाषा उन्नत कीजिए, सब उन्नत होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि अपनी मातृभाषा की उन्नति ही हमारी उन्नति है। और जैसा कि आपने कहा कि लोग जो है अंग्रेजी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, यस। तो इसका एक सीधा सा मुझे समझ में आता है कि माँ बाप भी आजकल जितने व्यवसाय हैं या कोई जॉब है कुछ भी है, इसमें अंग्रेजी भाषा को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। हम अपनी भाषा को मातृभाषा के रूप कहते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, सब कुछ मनाते हैं, लेकिन अपनी भाषा को ही तवज्जो नहीं करते। घर बिल्कुल। में अगर बच्चा हिंदी बोलता है तो उसको हम कमतर आंकते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, आप पानी मांगते तो आप वाटर बोलो। जी। तो इससे देखिए, मैं यही मानता हूँ कि ये पाश्चात्य सभ्यता जो थी, हम जो गुलाम बने, हम्म। उसका सीधा सा यही उदाहरण है कि अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृत, अपनी कल्चर, अपना भाषा हमें सौंपा और हम उसे अपनाते गए। आज संस्कृत विलुप्त हो गई, हिंदी भी दम तोड़ रही है। मैं ये मानता हूँ कि हमें अपनी संस्कृत, अपनी भाषा, उसको तो जरूर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को खो देंगे, अपने आप को खो देंगे कि हम क्या हैं क्या नहीं। हमारा हमारी पहचान हिंदी है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। जी। जब हम वो खो देंगे तो हम तो हिंदुस्तानी कैसे रहे, हम तो अंग्रेज ना हो गए अंग्रेजी बोलते। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी भाषा खराब है, हर भाषा को सीखना चाहिए, हाँ। जरूरी है। क्यों? लेकिन जहाँ तवज्जो की बात आती है, हम आपस में जैसे बात करते हैं, वहाँ हमें अपनी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो। जी। मतलब दूसरों की अच्छी चीजों को हमें ग्रहण करना है, लेकिन अपनी अच्छाई को भूलना नहीं है, जो कि हम आजकल करते जा रहे हैं कि अपनी ही रूट से एकदम बिल्कुल बिल्कुल। दूर हो गए। जी। अमेजिंग सर। सर जैसे मैं अभी सुन रही थी कि आपने अपने संघर्षों के बारे में बताया, तो क्या आप अपने कुछ संघर्षों के बारे में यहाँ शेयर करना चाहेंगे ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सकें कि किस तरह से आज आप जिस मुकाम पे हैं आप वहां तक पहुंचे?
मुकाम तो मैंने अभी कोई हासिल नहीं किया है, अभी ये शुरुआत है। मैं तो सीख रहा हूँ। मैं यही कहूंगा कि जैसे लोग सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया, ये पा लिया, तो आपने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं किया है। जीवन बहुत बड़ा, और इस जीवन में सफलताएं अर्जित करना ही लक्ष्य है। आप किसी एक लक्ष्य को पाकर आप चुप मत बैठिए, आप आगे बढ़ते रहिए। और मेरे संघर्ष की बात है तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरा संघर्ष यही रहा कि मैंने पढ़ाई अपनी करने के लिए, मैं ज्यादा तो पढ़ नहीं पाया। काफी बड़ा परिवार था, पिताजी नहीं थे, फिर उसके बाद काफी प्रॉब्लम्स आई परिवार में, जिसकी वजह से मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई करने के लिए जितना भी पढ़ा, उसके लिए मुझे खुद भी जॉब करनी पड़ी। मैं नाइट ड्यूटी करता था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई की अपनी, और मैं बीकॉम तक भी पढ़ पाया, क्योंकि कहते हैं समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरा काफी बड़ा परिवार था पहले। ये जनसंख्या नियंत्रण और इन सब के बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं थी। तो काफी बड़ा परिवार था मेरा, 4 बहन और 4 भाई हैं मुझे मिला के। 8 लोगों का परिवार था। माँ अकेली थी तो घर तो नहीं चला पाती थी। मैं घर में हालांकि सबसे छोटा हूँ, लेकिन भाई पहले और हर चीज सब लोग बड़ी थी। तो जब मैं पढ़ता था तो मैं पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा ये भी सोचता था कि मैं अपने घर में जो समस्याएं हैं, जब देखता था तो उनमें भी थोड़ा हाथ बटाऊंगा। माँ को जब देखता था कि वो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी कुछ करता। तो फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म डाल के पढ़ना शुरू किया। हाई स्कूल के बाद जॉब करने लगा। जॉब करने के बाद ऐसे ही फिर, जब कहते हैं वक्त बीतता है तो ये और सारी समस्याएं मेरे, मुझे क्रिकेट का शौक था तो मैं खाली टाइम पे खेल लेता था। तो मुझे क्रिकेट बॉल लग गई हाथ में, जिसकी वजह से मेरे राइट हैंड की हथेली में मुझे बोन सिस्ट हो गई, जिसकी वजह से 4 बार सर्जरी हुई। तो मैं कमाता रहा और लगाता रहा, फिर घर बेचता रहा। मैं इसी तरह चलता रहा। फिर बहनों की शादी और ये सब इनमें घुसता रहा। तो कुछ ये मन की भड़ासे भी हैं, कुछ चीजें हैं जो कहनी होती हैं, लोगों तक पहुंचानी होती है कि आपके साथ चाहे कितना बुरा वक्त हो। मेरे पिताजी को कैंसर था, तो काफी सारा पैसा उसमें गया भाई के हाथ में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि कभी बुराई के रास्ते पर मत जाना, अच्छाई से रहना, मेहनत को अपनाना, कर्म पथ पर डटे रहना, अच्छा होता है। तो मैं बस उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहा हूँ, और अच्छाई अच्छाई के साथ मैं बस काम को तवज्जो देता हूँ। मैं लिखता जरूर हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले काम। लेकिन लिखना भी शौक है, तो मैं इसीलिए रात को वक्त निकाल कर रात रात जग के जो मन में होता है मैं लिखता हूँ। अमेजिंग सर। आपकी जो स्टोरी है वो सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, जैसे हमारे साथ तो क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसके बावजूद भी कोई पढ़ाई, मतलब आजकल की जो जनरेशन है यही चल रहा है कि कोई इतना सारा सीरियसनेस नहीं है। बट आपको देखो, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपने अपने आप को इस काबिल बनाया, इतनी सारी अपने पैशन को भी फॉलो करा। सो दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस सो मच। जी। एक बात कहना चाहूंगा कि मैं बस यही कहता हूँ कि जो व्यक्ति जैसे लाइफ में थोड़ी सी निरस्ता ला देते हैं, बोर हो जाते हैं लाइफ, मैं ये कहता हूँ कि काम और किसी चीज से आपको बोर नहीं होगा। आप लाइफ में उस जीवन में अपने किसी एक चीज को जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, अब ऐसा नहीं, अच्छा हो जो लोगों को भी सिखाए, आपको भी प्रेरणा दे, आपको भी आगे बढ़ा सके। तो आप जीवन में कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, आप उसको अपना पैशन बना लीजिए। आप उस पर जी जान से जुटे रहिए, लगे रहिए, और
फिर जो आपका जो बोरिंग जिंदगी है, आपका जो खाली समय है जिसमें आप परेशान होते हैं, उस समय में आप अपने उस शौक को पूरा करने में जाते हैं। तो जब खाली समय नहीं होगा, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बिल्कुल। जब खाली समय नहीं होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए जीवन में अपने आप को व्यस्त रखें, अपने सपनों के लिए, घर वालों के लिए और समाज के लिए। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके पास कोई मैसेज है हमारी ऑडियंस के लिए जो आप उन्हें देना चाहेंगे? मैंने तो अभी यही बताया कि देखिए, जी। कर्म ही सब पूजा है। आप कर्म करते रहिए, जी। सच्चाई का दामन कभी मत छोड़िए। संघर्ष जीवन में आते जाते रहेंगे। आप डटे रहिए, सच्चाई ईमानदारी के साथ सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो हाथ पर मच। हाथ रख के बैठे नहीं, जी। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है आपको, बस कर्म, कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचयिता था कर्तव्य बड़ा विशाल। तो कर्म प्रधान है, कर्म करते रहिए, वही आपको ऊपर ले जाएंगे। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर फॉर इंस्पायरिंग अस। आपकी जो स्टोरी थी, जिस तरह से आपने जो भी चीजें बताई है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग थी हम सभी के लिए। तो ये पूरा इंटरव्यू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। एंड सर, आपके पास कोई सजेशन है हमारी पब्लिकेशन के लिए ताकि हम इम्प्रूव कर पाए खुद को? कम्युनिकेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से मतलब जितने कम समय में उन्होंने हेल्प की। देखिए, मैं तो अनभिज्ञ था इन सब चीजों से कि कैसे क्या होता है। रचनाएं तो मैंने लिखी, काफी सारे पब्लिकेशंस के मेरे पास मैसेज भी आते थे कि सर अपनी बुक छपवाइए, लेकिन एक ट्रस्ट नहीं होता मुझे। देखिए, मैं आम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये होता ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि आप किसी को ना जाने और फिर ट्रांजेक्शन कर दें। हालांकि लोगों की मदद करने के चक्कर में भी मेरे साथ काफी बार फ्रॉड हो चुका है ऐसा, तो मैं इससे थोड़ा अवॉइड करता था। तो मीरा मैम है, कानपुर की मीरा का मुखिया जी, उन्होंने इस पब्लिकेशन से उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित होती थी। मेरा उनसे काफी ज्यादा लगाव है, मैं दीदी कहता हूँ उनको। मुझे बहुत मानती है। हालांकि मैं अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ भगवान आपको कुछ देते नहीं तो लोगों का प्रेम बहुत देते। मैं एक आम फैमिली से हूँ, लोगों को वक्त नहीं दे पाता, बात नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी लोग मुझे बहुत सारा स्नेह देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लेखकों का मुझे सानिध्य भी मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया इस पब्लिकेशन के बारे में, और दिव्या जी का नंबर, मेरा नंबर उन्हें दिया। हालांकि मैं थोड़ा संकोची था, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और बात हुई। फिर मैं, तो जिस ढंग से उन्होंने रचनाएं ली, मुझे हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाई, कैसे बुक प्रकाशित करानी है, क्या करना है। बहुत सारी चीजें मुझे मालूम नहीं थी कि क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मुझे, मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी नए लेखक हैं, कुछ भी है, तो वो जरूर किताब राइटिंग पब्लिकेशन से जुड़ें और अपनी पुस्तक को प्रकाशित करवाएं। बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन से आपकी पुस्तक अब शीघ्र आपके हाथों में होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, मेरे लिए बहुत मैं ज्यादा कुछ सीखने को बात मिला। कहना चाहूंगा, जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आप रचनाएं लिखते हैं, तो रचनाओं में जैसे बुक प्रकाशित होती है तो कुछ प्रकाशन जो है समीक्षा करवाते हैं। जैसे होती है, कुछ लेखक होते हैं, अच्छे लेखक हैं, जैसे जुड़े हैं आपके ही पब्लिकेशन से जुड़े होंगे, जो अपनी बुक प्रकाशित करवाते हैं। तो आप एक दो लेखकों से किसी लेखक की पुस्तक की समीक्षा भी करवाते हैं। समीक्षाएं जो है, अंकुरमणिका के बाद इस पुस्तक के लिए समीक्षिकाएं, शुभकामना संदेश होते हैं, जो मैं मानता हूँ थोड़ा सा कि वो और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।
जी। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू। जी जी।